जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे क्लास फेलो और अमर्जिंग स्कॉलर जनाब बिलाल भट्ट साहब। हम पीएचडी में इकट्ठे क्लास फेलो रहे हैं। और भट्ट साहब जो हैं ये पढ़ाते रहे हैं बहुत इस्लामाबाद की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, नस्ट में, और जो अपनी रिसर्च के हवाले से बड़ा जाने जाते हैं अपनी फ्रेटर्निटी में। और आज भट्ट साहब से मैंने बात करनी है क्योंकि इनकी जो पीएचडी की रिसर्च है वो अमेरिका और चाइना की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर है। नॉर्मली ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक ना तो उठाया जाता है, ना कोई इस पर लिखता बोलता शायद, लेकिन पाकिस्तान में पर्टिकुलरली। लेकिन बिलाल भट्ट साहब ने इसको पिक किया और इन्होंने अपनी रिसर्च की। आज इनसे उनकी कुछ फाइंडिंग्स जानने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। बिलाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी सर। थैंक यू। अच्छा बिलाल साहब, पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि 21वीं सदी में ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती क्या है, और आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया का जमाना है और डिजिटल डिप्लोमेसी है और जो स्टेट्स हैं, जो लीडरशिप है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन बड़ी आसान है। तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती क्या है? काइंडली जरा ये हमारे व्यूअर्स को पहले बताइएगा। जी शुक्रिया चीमा साहब। ऐसा है चीमा साहब कि हिस्टोरिकली स्टेट्स के दरमियान आपस में ताल्लुकात जो हैं सैकड़ों बरसों से जो हैं वो रहे हैं। और ये ताल्लुकात जो है जब स्टेट्स के बनना शुरू हुए वेस्टफेलियन सिस्टम के बाद, तो स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात थे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स डेवलप हुई, एक दूसरे ममालिक के अंदर जो है इनके डिप्लोमेटिक मिशंस बनना शुरू हुए। तो जो एक दूसरे के साथ जो बाहमी रवाबित थे वो डिप्लोमेट्स के थ्रू ही हुआ करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दूसरी जंग अजीम के बाद जो है आपको पता है कि मौसलाती निज़ाम जो हैं उनके अंदर काफ़ी बेहतरी आई, और जो रियासतें हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर बातचीत करना शुरू हो गई। और ये सोशल मीडिया का जो बूम आया 2000 के बाद, ये तकरीबन 2 डिकेड से ज़्यादा का इसको अब तकरीबन टाइम पीरियड हो गया है कि रियासतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ और मुनफरिद तरीकों से आज कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, अगर मैं बिल्कुल इसको आम अल्फाज में बयान करूं तो ये बातचीत करने का तरीका है जिसके जरिए रियासतें अपने जो कलीदी मकासद हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं, उनको दूसरी रियासतों के साथ कम्युनिकेट करती हैं। और इस तरह कम्युनिकेट करती हैं कि ना सिर्फ ये कि वो रियासत के अहम ओहदेदारों के साथ, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आम आवाम भी हो सकती है, उसके साथ भी अपनी बातचीत जो है वो शेयर करते हैं। और इसका जो खसूसी पहलू है वो ये है कि इसके अंदर फीडबैक भी ली जाती है कि दूसरे ममालिक जो हैं वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को किस तरह ले रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर, और ख़ास तौर पे जो इमेज है उसको कैसे लिया जा रहा है एक रियासत का दूसरे रियासत के अंदर, उसके अवाम के अंदर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो आपने हमें एक ओवर आउटलुक दे दिया कि किस तरह जो रियासतें करती हैं, लेकिन बिलाल साहब, आपकी जो रिसर्च है वो अमेरिका और चाइना के ऊपर है कि वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। अमेरिका का तो हमें सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, वो बहुत बोलते हैं, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया फ्री है। लेकिन चाइना थोड़ा सा आपको पता है कि वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल और है, और उस तरह आजादी नहीं है। तो दोनों का जाहिर बात है जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो अलहदा होगी। सो काइंडली पहले हमें जरा चाइना का बताएं। अमेरिका का तो बहुत सारी चीजें हमें समझ होंगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद भी क्यूरियस हूँ इस बारे में। पहले मैं जरा चाइना के बताएं कि चाइना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करता है, और इसके बारे में काइंडली। थैंक यू। अच्छा, ऐसा है चीमा साहब कि चाइना के बारे में ये देखा गया है कि वो अक्सर चीज़ें अमेरिका के फुट स्टेप्स पे फॉलो करता है। अमेरिका को देख के काफ़ी चीज़ें चाइना सीखता भी है और उनको फॉलो भी करता है। जिस तरह कि अगर हम ये देखें कि जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, चाइना ने सॉफ्ट पावर और पब्लिक डिप्लोमेसी को चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स के अंदर तो समो दिया, लेकिन उसका जो इब्तदा है वो अमेरिका के जाविये पे की। इसी तरह जब आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी अमेरिका से काफ़ी कुछ लर्न करता है, लेकिन डेफिनेटली वो उसको अपने अंदाज में बयान करता है। तो चाइना के लिए शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में भी बात की कि पाकिस्तान और चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बेहतर करनी चाहिए। 2000
21 में अभी जब बात हुई बाइडेन और शी जिनपिंग की फोन कॉल के ऊपर, तब भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बेहतरी के लिए बात की कि दोनों रियासतों को अपने दरमियान स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के रवाबित को मजबूत करना चाहिए। तो चाइना के लिए जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, उसमें जो अहम मकासद है वो वही है कि चाइना के जो कलीदी रियासती जो इंटरेस्ट हैं उसको बेहतर तरीके से बाहर की आवाम के साथ कम्युनिकेट किया जाए। लेकिन क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे रियासत का कंट्रोल मीडिया के ऊपर और कम्युनिकेशन के जराए के ऊपर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि जैसा कि आपको पता है कि जो बैनुल-अक़वामी मवासलाती इदारे हैं, उनको बहुत फ्रीली काम करने की इजाज़त नहीं है और सोशल मीडिया की तो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। तो चाइना जो है उसमें पहले जो नैरेटिव है वो स्टेट की तरफ से आता है, पहले जो इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है वो स्टेट की तरफ से की जाती है, एंड देन द अदर इंस्टीट्यूशंस फॉलो द सूट, जिसके अंदर फिर उनका मीडिया और सोशल मीडिया भी शामिल है। तो चाइना के आपको पता है कि स्टेट उनके माउथ्स हैं, जिस तरह ग्लोबल टाइम्स है और बाकी जो इनके इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, उनके थ्रू चाइना अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करता है। लेकिन ओवर द पीरियड टाइम हमने देखा है कि चाइना की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये अब थोड़ी सी असर्टिव भी होती जा रही है। और उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि चाइना के जो कुछ ऐसे मुल्की उनके जो इंटरेस्ट हैं जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता, उनके हवाले से वो काफी वोकल हैं। ना सिर्फ ये कि रियासती लेवल के ऊपर, लेकिन अब जो सेकंड टियर है जो कि सोशल मीडिया और एक 2016 से एक फिनोमेना है कीबोर्ड वॉरियर्स का फिनोमेना, कि जो सोशल मीडिया आउटरीच है, वेस्टर्न सोशल मीडिया आउटरीच, चाइना किस तरह उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, अपने इंफॉर्मेशन को या अपनी कम्युनिकेशन को बाहर के लोगों से मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, एक बात बताएं, रिसेंटली हमने देखा कि अलास्का में दोनों ममालिक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो मिले भी और वहां पे बड़ी तंतोतेज बातें भी हुई। और हमें ये बताइएगा, दो तीन चीजों को अगर हम केस स्टडी पकड़ लें, फॉर एग्जांपल, पूरा वेस्ट कहता है जी कि जो चाइना है वो जो मुस्लिम उगर्स हैं उनको जो है वो जी 10 लाख मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत उनकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनके ऊपर बात की जाती है कि वो उनके इंसानी हकूक नहीं है। तो चाइना अपना मौकफ कैसे कम्युनिकेट करता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, व्हेन इट कम्स टू चाइनीज उगर्स की जब बात होती है, और फिर वो ये कहते हैं कि ये हमारे इंटरनल मैटर हैं। तो ये कैसे मतलब इसको करते हैं कम्युनिकेट? बिल्कुल आपने सही कहा चीमा साहब। ट्रंप के दौर से, खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर से अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात जो हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहे हैं, बल्कि उतार ज़्यादा आया है और चढ़ाव कम आया है। और ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के। और अभी जब अलास्का में भी इनकी बात हुई तो उसके अंदर जो की इश्यूज, जिस तरह आपने बयान किया कि जो उगर मुस्लिम्स का इशू है वो काफ़ी उसको फोकस किया गया अमेरिका के अंदर। लेकिन आप ये भी देखें कि जब भी अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है, नया प्रेसिडेंट आता है, तो वो हमेशा चाइना को लेके कुछ कोर इश्यूज हैं जिनके ऊपर वो जरूर बात करते हैं। अपनी बार्गेनिंग पावर को बेहतर करने के लिए या जब भी डिस्कशन के अंदर जाएंगे तो दे हैव समथिंग टू पुट फॉरवर्ड टू द चाइनीज। ऐसा नहीं, क्योंकि अब आप देखें कि कंपटीशन और कोऑपरेशन का एक इम्तजाज है जो कि अमेरिका और चाइना के रिलेशन में इस टाइम इस्टेब्लिश हो चुका है कि दोनों कंट्रीज हैं वो ये नहीं है कि कोऑपरेशन ही करेंगे, बल्कि उनके दरमियान काफी एक्टिव कंपटीशन भी है जो कि मल्टीपल लेयर्स के ऊपर हम देख रहे हैं। तो ये उगर मुस्लिम्स वाला भी जो इशू है, ये इसी तनाजुर में हमें देखना पड़ेगा कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है तो वो इसके ऊपर बात जरूर करते हैं। और खास ना सिर्फ इसके ऊपर, बल्कि आपने देखा है कि 2019 के अंदर जब हांगकांग के अंदर मुजाहरे हुए तो उसको भी अमेरिका ने और वेस्टर्न मीडिया ने, जो कि 85% डोमिनेटेड है ग्लोबल मीडिया वेस्टर्न डिस्कोर्स को लेके चलता है, तो उसने काफी इसके ऊपर चाइना को तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, अब दूसरा पहलू ये है कि चाइना इसको कम्युनिकेट कैसे करता है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि चाइना कुछ अरसे से काफी असर्टिव है अपने बयानियों को लेके, अपने नैरेटिव को लेके वो बड़ी खुल के बात करते हैं। और एक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो चाइनीज जो एम्बेसीज हैं, जो कि अमेरिका के अंदर चाइनीज एम्बेसी है, अगर आप उनका फेसबुक पेज के ऊपर भी जाएंगे या आप उनके
ट्विटर पेज के ऊपर भी जाएंगे, तो दे आर वेरी ओपनली कम्युनिकेटिंग विद द अमेरिकन पब्लिक ऑन दीज की इश्यूज। इसी तरह यूरोप के अंदर जो फ्रेंच एम्बेसी है चाइना की, वहां से, और जर्मन एम्बेसी जो है, वहां से हमें काफी वाज़ेह पैगामात सुनने को मिलते हैं। इसी तरह जो चाइनीज एम्बेसी पाकिस्तान में है फॉर इंस्टेंस, वो भी ओबोर को लेके या सीपैक को लेके काफी कोई भी अगर उसके खिलाफ या उसके बारे में वेस्ट के अंदर कोई तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो उसे काफी मौसर जवाब देते हैं। तो चाइनीज जो माउथ पीसेज हैं, जो कि उसकी एम्बेसीज हैं, वो काफी एक्टिव हैं पूरी दुनिया के अंदर, और एक उन्होंने अपने जो मुल्की जो नैरेटिव है, बयानियां है, उसको काफी मौसर तरीके पे वो बयान करते हैं। उसी तरह कुछ अरसे के अंदर चाइना ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जिसको हम कह रहे हैं कि चाइना वुड बी दी ग्लोबल सॉफ्ट पावर सुपर पावर। आने वाले जमाने के अंदर एक सॉफ्ट पावर सुपर पावर होगी। तो चाइना ने ग्लोबल मीडिया आउटरीच के लिए बहुत ज्यादा काम किया, और ये ग्लोबल मीडिया आउटरीच जो है, जिसके अंदर, जिस हमने पहले बात की कि ये ग्लोबल टाइम है, जिनहुआ है इनकी न्यूज एजेंसी, ये अमेरिका के अंदर इनकी काफी बड़ी सब्सक्रिप्शन है, और मैंने इसके ऊपर कुछ काम भी किया था, जिसके अंदर काफी जो सोर्स हैं, जो कि नेटिव अमेरिका, जो लोकल अमेरिकन हैं, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, वो चाइनीज सोर्सेज को भी रीच कर रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मल्टीपल लेयर्स हैं चीमा साहब, जिसके अंदर गवर्नमेंट का नैरेटिव जो प्रेसिडेंट से लेके उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फिर उनकी एम्बेसीज हैं, और फिर जैसे सोशल मीडिया, हमने आउटरीच की भी बात की है, और उनके जो ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप है, उसके ऊपर भी चाइना की प्रेजेंस जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। आपने मीडिया की बात की, मैं बल्कि रिसेंटली देख भी रहा था कि चाइना जो है उसने यूरोप के मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और उसके रिटर्न में वो ये है कि यूरोपियन जो मीडिया है वो चाइना पे तनकीद नहीं करेगा। डेफिनेटली वो उसको, दे विल मेक इट श्योर कि वो उस पर क्रिटिसिज्म ना करें, क्योंकि मैं उनकी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट देख रहा था जो बिलियंस ऑफ यूरो में है। लेकिन बट साहब एक बात बताएं, जब आपकी वैल्यूज, आपका जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें मैरिटोक्रेसी नहीं है, उसमें अकाउंटेबिलिटी उस तरह हमें नजर नहीं आती। इंटरनल उनका बहुत कुछ होगा, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चाइनीज वैल्यूज हैं जो अपने वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जरिए प्रोपोगेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लामाबाद में हूं तो मुझे एक चीज का तो पता है, और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इसके अलावा और क्या क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अपने लैंग्वेज सेंटर्स खोले हैं, जो कन्फ्यूशियस लैंग्वेज सेंटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, नमल यूनिवर्सिटी, वहां पे उन्होंने एक कन्फ्यूशियस लैंग्वेज सेंटर खोला है, और चाइनीज डिपार्टमेंट। सो एक चीज तो हो गई कि वो अपनी लैंग्वेज को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे वो उनकी सॉफ्ट पावर आएगी या उनकी वैल्यूज ट्रांसफर होंगी। सो व्हाट एल्स अदर देन दैट दे हैव, जिससे वो कहेंगे जी ये हमारी सॉफ्ट पावर है या ये हमारी वैल्यूज है? देखें चीमा साहब, जो मैंने भी रिसर्च भी की, उसके अंदर भी मुझे ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला कि चाइना की जो सॉफ्ट पावर है, उसमें उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। वैसे तो इसके जो आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी है, इसके 3 जो बेसिक कंपोनेंट है, जिसके अंदर एक नेशन ब्रांडिंग है, उसके अलावा आपकी जो कल्चर डिप्लोमेसी है, और मीडिएटेड डिप्लोमेसी है, जिसे हम थर्ड पार्टी मीडिएशन कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने जो मकासद हैं उनको, उनका इजहार करते हैं आप बाहर की पब्लिक के साथ। तो उसमें कल्चर डिप्लोमेसी जो है वो चाइना की सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और कल्चर डिप्लोमेसी का आपने जितना खुद भी बता दिया कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और उनके लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर्स और कल्चरल एक्सचेंजेस जो हैं, वो इसके सबसे जो स्ट्रांग एस्पेक्ट हैं वो ये हैं, जिसके अंदर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन लीड करते हैं। इसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और इसके थ्रू वो अपनी लैंग्वेज की प्रमोशन भी करते हैं। देखिए चिमा साहब, कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि जो ब्रांड चाइना है वो काफी दुनिया में पॉपुलर हुआ है। और अगर आप अमेरिका में भी देखें, गो के अमेरिकी 30% अवाम या 32% अवाम मेड इन चाइना चीजों के साथ कंफर्टेबल हैं फॉर इंस्टेंस, लेकिन इस्तेमाल अगर आप देखें तो उनकी 65% जो चीजें हैं, जो डोमेस्टिक इस्तेमाल की चीजें हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो चाइना में ही बनती हैं। बेशक उनका आईफोन है, या उनके खिलौने हैं, या उनके कपड़े हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे पाबंदी लगा रहे थे, इक़्तिसादी पाबंदियों का उन्होंने आगाज किया, तो उनको ये मशवरा दिया गया कि आप ऐसे ना करें। उसकी वजह है कि ये तकरीबन नवंबर की बात है, और दिसंबर में क्रिसमस है, और अमेरिका को की जो जरूरियात हैं एज ए लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी, वो दुनिया का कोई भी और मुल्क पूरा नहीं कर सकता। तो देखें, जो ब्रांडिंग है, नेशन ब्रांडिंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है
इस मौजूदा टाइम में, जिसको चाइना इस्तेमाल करता है अपनी जो सकाफत है या अपने जो अंदाज हैं और अपनी जो कल्चर है, अपनी वैल्यूज, उसको ट्रांसमिट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें एक जो प्रॉब्लम है चाइनीज सॉफ्ट पावर के साथ, वो ये है कि चाइना का कल्चरल जो आउटरीच है वो तो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम है, इट हैज नथिंग टू ऑफर टू द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल कम्युनिटी। और चाइना ने भी, जिस तरह आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात की, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में इसको बताया कि चाइना अपने मॉडल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। अनलाइक द अमेरिकन डेमोक्रेसी, चाइना जो है वो अपने मॉडल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, और चाइना इज कंटेंटेड विद इट्स ओन मॉडल। जिस तरह के चाइना इस चीज से खुश है कि बाकी दुनिया के ममालिक जो हैं वो जिस तरह की आइडियोलॉजी, जिस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, चाइना को इससे कोई भी हर्ज नहीं है। तो ये नहीं है कि चाइना अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके सॉफ्ट पावर के हवाले से बहुत ज्यादा उसका रुझान है इस तरफ। वो उसका जो ज्यादा फोकस है उसकी नेशन ब्रांडिंग की तरफ है, और अपनी मीडिया आउटरीच की तरफ है, जिसपे आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने यूरोप की भी मिसाल दी, अमेरिका में ऑलरेडी चाइना काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है अपने मीडिया को लेके। और उसके साथ साथ जो कल्चर डिप्लोमेसी है, ये चाइना का जो है वो कॉर्नरस्टोन है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को लेकर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बट साहब, आपने काफी बातें हो गई, लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाह रहा हूं और वो ये है कि फॉर एग्जांपल दुनिया ने ये कहा जी कि चाइना जो है वो अपना पॉलिटिकल मॉडल हमें एक्सपोर्ट नहीं करेगा, चाइना हमें अपना गवर्नेंस मॉडल एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज नथिंग टू ऑफर बिकॉज इट्स नॉट लुक्रेटिव मॉडल लुकिंग एट उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये कोरोना वायरस को देखा जाए भट्ट साहब, तो पूरी दुनिया में ये बात हुई कि दुनिया में दो तरह की रियासतें हैं, जिन दुनिया की रियासतों के दो तरह के कल्चर थे। एक वो कल्चर थे जो टाइट कल्चर थे, और एक वो कल्चर है जो लूज कल्चर है। वो सोसाइटीज या वो स्टेट्स जहां पे कल्चर टाइट था या गवर्नेंस अच्छी थी, उन्होंने अपने लोगों को बचा लिया कोरोना वायरस से। फॉर एग्जाम्पल चाइना की मिसाल आती है, ताइवान की मिसाल आती है। ये वो मुमालिक थे जिन्होंने अपनी जानें ज्यादा नहीं हुई। आप देखिए कि 85,000 जब उनकी हुई, लाख हुआ, तो उससे ऊपर उन्होंने नहीं जाने दिया फिर नंबर, और वो फिर दिन ब दिन, और वो किस तरह उन्होंने किया। सो दिस इज गुड गवर्नेंस तो है वन वे और दी अदर। लोगों ने ये तो कहा, इन लोगों ने अपनी, अमेरिका बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है लेकिन कल्चर लूज था, और अमवात देखिए वो किस तरह हुई। सो ये जो चीज है, अच्छा ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसीज में नहीं था। न्यूजीलैंड में देख ले, वहां भी डेमोक्रेसी थी, जर्मनी में डेमोक्रेसी थी, और जगह भी अच्छी जगहों में डेमोक्रेसी थी, लेकिन कल्चर अपने आप को। सो हाउ डू यू सी दिस चाइनीज गवर्नेंस? इसने क्या लोगों को अपील किया है? लोगों को अच्छा लगा है ये चीज, या सोसाइटी लेवल पे ये चीज ऐसी हो जिसको लोग अट्रैक्ट हो जिससे? अच्छा चीमा साहब, इस तरह है कि अमेरिका, जिस तरह कि आपने खुद जिक्र किया कि एक डिफरेंट तरह की सोसाइटी है, एक डिफरेंट तरह की स्टेट है, और चाइना बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की स्टेट है। अगर हम इसे थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश करें, तो अमेरिका एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। इंडिविजुअलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, और चाइना एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। और ये कलेक्टिविस्ट सोसाइटी आज से नहीं है, इसकी एक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है कि जिसके अंदर कन्फ्यूशियस, ताओइज्म, फिर कम्युनिज्म, इन तमाम का जो है ये इम्तजाज है चाइनीज सोसाइटी। और एशिया के अंदर या ईस्ट की तरफ ज्यादातर सोसाइटीज जो हैं वो कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज ही हुआ करती हैं। अब रियासत, जो चाइना की रियासत है, वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती है। और आपको पता है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जो पेंडेमिक्स के आउटब्रेक हुए हैं चाइना का, अगर उनमें नाम है, तो चाइना ने उसके हवाले से काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स, जिसको हम कहते हैं, वो ली हैं। और अगर हम ये कहें कि ये कितना लुक्रेटिव है दुनिया के लिए, तो देखें, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो चाइना के अंदर भी बड़ी रिजेंटमेंट थी इसके हवाले से। एक ऐसी हमें ग्रुप मिलता है चाइना के अंदर भी जो ये बात कर रहा था कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए पेंडेमिक को लेके, और इसको हमें टाइम देना चाहिए, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगा। लेकिन वही लोग आज शी जिनपिंग की इस पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर वो ड्रास्टिक मेजर्स ना ली जाती उस जमाने के अंदर, जिसके हमें ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही है वो ये है कि चाइना ने उस जमाने में जो चाइना के अंदर दूसरे ममालिक के लोग थे उनको भी ट्रैवल नहीं करने दिया, ताकि ये कोरोना का आउटब्रेक जो है वो ज्यादा ना हो। अब ये किस हद तक अट्रैक्टिव है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जब आप एक पॉलिटिकल सिस्टम की और उसकी अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं, तो उसका ताल्लुक होता है आपके अपने समाज के साथ, आपके अपने कल्चर के साथ, आपके अपनी वे ऑफ लाइफ के साथ, जो कि एक हिस्टोरिकल
सीक्वेंस के अंदर डेवलप होता है। तो शायद चाइनीज सिस्टम जो है वो तो कोई अपनाने की बात ना करे, लेकिन चाइना के सिस्टम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उसको कमी जरूर हुई है उसके अंदर, और बड़ी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। अब जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रिजीम्स हैं, खासतौर पे जो यूनाइटेड नेशन है, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है चाइना को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको पता है कि ट्रंप नाराज हो गए थे और उन्होंने विड्रॉ किया उसमें से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस नैरेटिव को से वो स्टिक रहे कि जी चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। और भी मैं रिसेंटली देख रहा था कि अमेरिकी डॉक्टर्स जो हैं और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो एक्सपर्ट्स हैं और ये जो इस तरह के जो वायरसेस के एक्सपर्ट्स हैं, वो चाइना गए और उनको समझने का मौका मिला, और उन्होंने कंक्लूड किया अपनी स्टडीज के अंदर कि अगर चाइना वो इकदाम ना करता जो कि चाइना में शुरू में किए, तो इसका आउटब्रेक जो है वो बहुत वसी पैमाने पे हो सकता था और उससे ज्यादा जाने जा सकती थी। तो चाइना अपने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसने बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, और ना सिर्फ के ऐसे इकदाम किए हैं, बल्कि एक फिनोमेना है जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर है, जिसे इन्फोडेमिक्स कहते हैं, कि उसने इन डिजीजेस के हवाले से और इस वायरस के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को जो मुतला करते रहे हैं कि आप क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं और आप हमारे तजर्बात से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप किसी ये जो चक्की चलना शुरू हो जाती है गलत इन्फॉर्मेशन की, उसमें आए बगैर आप बेहतर इकदाम कर सकते हैं। आप हमसे सीख सकते हैं कि हमने इसमें से कैसे अपनी आवाम को और अपने लोगों को बचाया है। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। अच्छा, अभी मैं जरा अमेरिका पे आता हूँ, और जो आपने बात की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की चाइना पे, अभी हम इसको थोड़ा सा फटाफट कंक्लूड करते हैं और अमेरिका पे आते हैं। ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी द अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और उससे वो अपने क्या मकासद जो हैं उनको लेके चलते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज और फ्रीडम ऑफ मीडिया है। तो मैं कल सुन रहा था, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे, उन्होंने कहा भाई उन्होंने कहा ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये कोका कोला की तरह नहीं है कि हर जगह एक ही टेस्ट होगा। अमेरिका में भी एक टेस्ट है तो पाकिस्तान में भी एक टेस्ट है। ये डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। तो हाउ डू यू सी देयर कम्युनिकेशन प्लीज? 2003 के अंदर जब इराक वॉर हुई, तो उस जमाने में कोंडोलीजा राइस जो थी वो अमेरिकी वजीर खारजा थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और उनका एक न्यूकॉन से वो ताल्लुक रखती थी। उनका एक थीरी थी जो उन्होंने दी उस जमाने में, जिसे ट्रांसफॉर्मेशनल डिप्लोमेसी कहा जाता था। और ट्रांसफॉर्मेशनल डिप्लोमेसी का मतलब यही था कि आप अगर ये जो रियासतें हैं जो कि बड़े आहनी हाथ से अपने लोगों को डील करती हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं, अगर ये खुद डेमोक्रेसी की तरफ नहीं आते तो हम बाय द यूज ऑफ फोर्स यहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टिल करेंगे। और इसकी हमने मिसाल 2003 के इराक वॉर के अंदर भी देखी कि अमेरिका ने ताकत के जोर के ऊपर डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने की कोशिश की। इसी तरह उससे पहले उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो तो जरा डिफरेंट था कि अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ वो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, और फिर उन्होंने उनके बकौल वो वॉर जीत ली। फिर उस वॉर के जीतने के बाद भी अमेरिका का जो रुझान रहा है वहां पे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग की तरफ रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका का जो रुझान है वो तो डेमोक्रेसी की तरफ ही है। जो अमेरिका, जो दो रियासतें जहां पे अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मिलिट्री के थ्रू और अपने दूसरे सिविल इदारों के थ्रू कम्युनिकेट करता है और उसको एज ए स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है, वो अफगानिस्तान और इराक ही हैं। यहाँ पे अमेरिका ने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, लोगों तक आउटरीच किया है उन्होंने, और ऐसे डेमोक्रेसी के जो फ़वायद हैं लोगों को इनकलकेट करने की कोशिश की है कि ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है और आपको लॉन्ग रन के अंदर फ़ायदा ही पहुंचाएगा। लेकिन हमने देखा है कि डेमोक्रेसी जो है जब तक इंडिजिनसली ग्रो ना करें, और आप अगर जिस तरह की ट्राइबल सोसाइटीज़ इराक और अफगानिस्तान के अंदर हैं, वो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट सोशो कल्चरल, उनके एथॉस जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। और अगर डेमोक्रेसी आज भी अमेरिका वहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करता है तो परहैप्स इसको अगले 5 या 6 डिकेड लग जाएंगे कि वहाँ पे बाय द यूज ऑफ फोर्स डेमोक्रेसी जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान, अगर काउंटर टेररिज्म नैरेटिव को लेके देखें तो वो पैट्रियट्स के दौर में तो बड़ी, जनरल पैट्रियट्स के दौर में तो बड़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि जो अफगान तालिबान के रैंक के साथ जो आम लोग हैं वो मिलना शुरू हो गए और बड़ा डिसबैलेंस हुआ।
कि एक बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट जो है अमेरिका ने वहां पे लूज की अफगानिस्तान के अंदर, और बड़े लोग जो हैं आम अफगानी जो थे वो तालिबान के रैंक से मिल गए। और इसी तरह हमने इराक में भी देखा है कि उसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, जो कि डेमोक्रेसी, अमेरिका जब तक इराक में प्रेजेंट है, उसकी फोर्सेस जब तक इराक में प्रेजेंट हैं, तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन शायद वहां पे कायम रहे। उनके जाने के बाद, उनके इनखला के बाद, ना तो अफगानिस्तान में इस तरह का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कायम रह सकेगा जिस तरह की अमेरिका चाहता है, ना ही वो इराक में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बट साहब एक बात बताएं कि अमेरिका जो कहता है कि जी आप हम बड़े परेशान होते हैं जब आपके मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। पहले वो कहते हैं जी ये डेमोक्रेसी है, फिर कहते हैं जी इलिबरल डेमोक्रेसी है। फॉर एग्जांपल टर्की इलिबरल डेमोक्रेसी है, इंडिया इलिबरल डेमोक्रेसी है, हम जो है हम भी इलिबरल डेमोक्रेसी हैं। वो हम सबको इलिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, बल्कि ट्रम्प के दौर में तो अमेरिका भी इलिबरल डेमोक्रेसी हो गया था। सो अब स्टेट्स ने क्या किया कि उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को उन्होंने कहा है जी कि अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर ऑन रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने कहा जी हम आपके लोगों को वीजा ही नहीं देंगे जो हमारा ये स्टेटस चेक करने आएगा, जाओ जो करना है कर लो। और जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हम इन लोगों को वीजे नहीं देंगे। उधर से चाइना कहता है भाई खबरदार आपने हमारे जो है वो बारे बात की। तो डू यू रियली थिंक कि जो इस तरह की वैल्यूज हैं, बल्कि मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था एक जापानीज न्यूज़पेपर में कि वो कह रहे थे कि जो अमेरिका है उसका ये जो एजेंडा है ह्यूमन राइट्स का, जिसमें बाइडेन खुद ही स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बट वी वांट टू कीप दिस विद अस। सो हाउ डू यू सी दिस कि ये असर्ट करेंगे अपनी वैल्यूज को, और अगले ममालिक अब वैसे नहीं रहे, उनकी इकोनॉमीज अच्छी हैं, अमेरिका को उनकी जरूरत है, तो ये जो इस तरह की जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वो करेंगे इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा? चीमा साहब, ऐसा है कि अमेरिका दुनिया जो है वो यूनिपोलैरिटी से काफी हद तक बाहर आ चुकी है और रियासतें असर्ट कर रही हैं। हमने रशिया को देखा कि उन्होंने सीरिया के अंदर अमेरिका को असर्ट किया, उन्होंने काउंटर किया। एज ए ब्रिंक्समैनशिप हमने देखा कि रशिया का रोल काफी स्ट्रांग रहा। इसी तरह चाइना को भी अगर अमेरिका तनकीद का निशाना बनाता है तो चाइना की तरफ से बड़ा वाज़ेह जवाब आता है। इंडिया भी पीछे नहीं है, अगर उसकी उसकी डेमोक्रेसी को या उसकी जो वैल्यूज हैं उसको चैलेंज किया जाता है अमेरिका में, उसको लेके कोई बात की जाती है। और दूसरे ममालिक भी, तुर्की है, इवन कि अगर पाकिस्तान के बारे में भी बात की जाए तो पाकिस्तान भी। तो हम एक मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं, जिसके अंदर रियासतों को दोबारा से तयन करना पड़ेगा कि वो क्या चीजें हैं जो कि दुनिया को वो ऑफर कर सकते हैं और उस ऑफरिंग के अंदर वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट की जहां तक बात है तो अमेरिका की अपनी रियासत का ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो माजी है वो कोई ताबनाक नहीं है। जो ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट है इसने काफी चीजों को एक्सपोज किया है, अमेरिकन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सपोज किया है कि जो रेसिज्म है वो कितना बड़ा इशू है अमेरिकी सोसाइटी के अंदर इटसेल्फ। इसी तरह चाइना ये भी कहता रहा है कि जो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेके एज ए इंटरवेंशनल स्टेट, या इराक के अंदर, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अमेरिका फर्स्ट हैव टू लुक इनटू इट्स ओन ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इससे बजाय इसके कि वो दूसरे ममालिक को ये बात कहे कि आपके ह्यूमन राइट्स के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये नैरेटिव बिकने वाला नहीं है, या इसकी जो पजीराई है और इसके हवाले से जो एक्सेप्टेंस है वो दुनिया के अंदर कम हो रही है। हाँ, अगर ऐसा होता कि अमेरिका खुद एक ऐसी स्टेट होती, ऐसी रियासत होती जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात भी करती और उसको अमली जामा भी पहनाती अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि एक रियासत जो है वो बेनिवोलेंट है अपने लोगों की तरफ लेकिन रैशनल ईगोइस्टिक है दूसरे लोगों की तरफ या दूसरी तरफ। तो हमें अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, अभी जोसेफ नाइन ने मोरल्स मैटर के हवाले से एक बुक लिखी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर भी वो यही बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो एक ही है लेकिन फॉरेन पॉलिसी के अंदर मोरल्स होते नहीं है, और वो उसी तरह डील करती है जिस तरह कोई भी बाकी रियासत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलती है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये अर्निंग पावर को इम्प्रूव किया जाए निगोशिएशंस के अंदर, लेकिन इसकी कोई हमें ऐसी फाउंडेशन या उसको अप्लाई करने के हवाले से हमें अमेरिका की कोई संजीदगी नजर नहीं आती।
बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जारी बात है, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई इतना मुनासिब नहीं है और दुनिया बातें कर रही है उन्हीं को। सो लेट्स होप के थिंग्स गेट गुड। और चीजें जो हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, ये एक थेरेटिकल सी डिबेट है, लेकिन जारी बात है बिलाल भट्ट साहब ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके मेरे व्यूअर्स को समझाया कि अमेरिका और चाइना की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, और ये किस तरह अपने आप को और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जारी बात है, चाइना एक अपने आप को ग्लोबली असर्ट कर रहा है और अपनी वैल्यूज देना चाहता है। सो उनके लिए ज्यादा चैलेंज है, और अमेरिका अब ये समझता है कि उसको अगले कुछ सालों में चाइना को कम्पीट करना पड़ेगा, तभी जाके उनका एक ग्लोबल पावर जो स्टेटस है वो मेंटेन रह सकता है। बिलाल भट्ट साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उस सब्जेक्ट के बारे में हमारे साथ शेयर की। सर थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।